देखो, अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है तो वो देश अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने में लग जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से सिर्फ देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं होती है, उसके साथ में देश की सोशल डेवलपमेंट भी तेजी से होने लगती है। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है उस देश की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे ट्रैवलिंग करना आसान हो जाता है, बिजनेसेस को फायदा होता है, इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। आप कम टाइम में प्रोडक्ट को देश के किसी भी कोने में भेज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, जिससे ओवरऑल टाइम और पैसा दोनों बचता है। 2014 से हमें यह देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है और साथ में बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर रही है। पिछले कुछ सालों में देश में खूब रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाए गए हैं, जिससे देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग और स्मूथ हुई है, जिससे देश के बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए इंफ्रा बजट को हर साल इंक्रीज कर रही है। जहां 2013 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1,66,756 करोड़ रुपए था, वहीं इस साल भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 लाख करोड़ रुपए है। पिछले 10 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना बढ़ा है। भारत अब अपनी जीडीपी का 3.3% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहा है, जबकि 8 से 9 साल पहले ये 2.5% हुआ करता था। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में भारत में कई बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे देश की ग्रोथ तेजी से हो सके और भारत जल्दी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। तो जहां एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज भी भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन से पीछे चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के 1449 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से 821 प्रोजेक्ट्स अपने टाइमलाइन से डिले चल रहे हैं, जिसके चलते बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो ये प्रोजेक्ट किन कारणों की वजह से डिले हो रहे हैं, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने से इंडियन इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, नए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर अपने दोस्तों या रिलेटिव से पूछ के कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके चलते नए इन्वेस्टर को कभी कभार भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। अगर आपको आपकी मेहनत की कमाई कहीं पे इन्वेस्ट करनी है तो मैं आज आपको 2 ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप सिर्फ 500 रुपए महीने से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और वो 2 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की एनएवी 15 रुपए 42 पैसा है। फंड का साइज 264 करोड़ रुपए है। 1 साल का रिटर्न 16% है, 3 साल का रिटर्न 27% है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.14% है, जो कि बहुत कम है। इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी लिमिटेड है, टीसीएस है, आईटीसी है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, एलएनटी कंपनी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की बात करें तो इसकी एनएवी 17 रुपए है। फंड साइज 418 करोड़ रुपए है। 1 साल का रिटर्न 15% है, 3 साल का रिटर्न 27% है। इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, टीसीएस है, आईटीसी है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है और एलएनटी है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के इन दोनों इंडेक्स फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दिया है। आप इस फंड में एसआईपी या लमसम दोनों मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज ही अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करिए विद मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड के साथ। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अभी जाइए और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कीजिए। हमने ये कई बार देखा है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टीज इंफ्रा प्रोजेक्ट बहुत अनाउंस करती है, पर उसमें से बहुत ही कम प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक भारत में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के 1449 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 821 प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन से डिले चल रहे हैं। यहाँ मैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिनकी कॉस्ट 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 821 डिले प्रोजेक्ट में से 190 प्रोजेक्ट 1 से 12 महीने डिले चल रहे हैं, 177 प्रोजेक्ट 13 से 24 महीने डिले चल रहे हैं, 325 प्रोजेक्ट 25 से 60 महीने डिले चल रहे हैं और 129 प्रोजेक्ट 60 महीने यानी कि 5 साल से डिले चल रहे हैं। अब इन प्रोजेक्ट के डिले होने से इनकी कॉस्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे तो उस समय 1449 प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,69,658 करोड़ रुपीस थी, जो अब बढ़ के 25,25,348 करोड़ रुपीस हो गई है। इन
1449 प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4,55,690 करोड़ रुपीस यानी कि 22% बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने की बात पीएम मोदी ने भी कई बार उठाई है, पर उसके बावजूद भारत में आज भी इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। तो भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट किन कारणों के चलते डिले हो रहे हैं, आइए जानते हैं। देखो, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डिले होने का सबसे बड़ा कारण पॉलिटिक्स है। भारत में जब भी किसी स्टेट में सरकार बदलती है, वो पुरानी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट रोक देती है। अभी हाल ही का एग्जांपल देता हूं आपको। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो शपथ लेने के बाद कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहला काम यह किया है कि उन्होंने बीजेपी द्वारा शुरू किए गए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया है। इन प्रोजेक्ट के फंड को भी रोक दिया है और अब कांग्रेस इन सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करेगी और इसमें कितना टाइम लगेगा ये किसी को भी नहीं पता है। देखो, कांग्रेस की तो ये पुरानी आदत रही है। आपको बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो याद ही होगा कि कैसे 2019 में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ अलायंस किया था और फिर जैसे ही शिवसेना महाराष्ट्र में पावर में आई थी तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ही रोक दिया और यही कहा था जो आज कर्नाटका की गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। उद्धव ठाकरे कभी फार्मर्स का बहाना बनाते थे, तो कभी कहते थे कि उनके पास पैसे नहीं है, तो कभी कहते थे कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई को महाराष्ट्र से कट कर देगा। मतलब कुछ भी ऊट पटांग रीजन देके बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, जबकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में शक करने लायक कुछ भी नहीं निकला था। जब 2022 में बीजेपी वापस से महाराष्ट्र में पावर में आई, उन्होंने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया और लैंड एक्विजिशन के मामले में महाराष्ट्र आज के समय गुजरात से भी आगे निकल गया। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का लैंड एक्विजिशन 99.75% कंप्लीट हो चुका है, वहीं गुजरात में 98.91% कंप्लीट हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना के चलते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो 2022 में कंप्लीट होना था वो अब 2028 में कंप्लीट होगा, क्योंकि गुजरात में तो 32% काम कंप्लीट हो चुका है, वहीं महाराष्ट्र में सिर्फ 13% काम कंप्लीट हुआ है। जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 155 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का काम करना है, वहीं गुजरात में 348 किलोमीटर का काम करना है। तो सोचो, अगर ये प्रोजेक्ट 2019 में होल्ड ना हुआ होता तो आज भारत में बुलेट ट्रेन शुरू हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। तो जो पहले महाराष्ट्र में हुआ था वही अब कर्नाटका में हो रहा है। देखो, यहाँ पे मैं कांग्रेस और बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स के चलते देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है और साथ में देश भी बर्बाद हो रहा है। वैसे कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस ने जो कर्नाटका के लोगों से फ्रीबीज का वादा किया है, उन्हें पूरा करने के लिए कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को होल्ड में कर रही है ताकि उनके पैसों को फ्रीबीज में यूज किया जा सके। कांग्रेस ने वादा किया था कि वो कर्नाटका के हर हाउस होल्ड को 200 यूनिट फ्री बिजली देगी, हर घर की औरतों को 2000 रुपए पर मंथ देगी, हर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड को 3000 रुपए पर मंथ और हर डिप्लोमा अनएम्प्लॉयड को 1500 रुपए पर मंथ देगी, हर बीपीएल होल्डर को 10 किलो चावल फ्री में देगी और कर्नाटका की हर वुमेन को फ्री में बस ट्रैवल सर्विस मिलेगी। अब इन वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस को हर साल कम से कम 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब इतना पैसा तो तुरंत जनरेट नहीं हो पाएगा, तो कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को रोक रही है और उनके पैसों को फ्रीबीज में बांट रही है। और कर्नाटका के न्यू चीफ मिनिस्टर ने ये शुरू भी कर दिया है। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को ऑलरेडी होल्ड में कर दिया है। वैसे पॉलिटिक्स के अलावा और भी कई रीजन है जिसके चलते हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन में देरी होना। भारत में आज भी ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी उनके जमीन से जुड़ी हुई है जिसमें वो खेती करते हैं, तो इसके चलते भी भारत में लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते बहुत से मेगा प्रोजेक्ट जो कई सिटीज कई स्टेट से होकर गुजरते हैं वो डिले होने लगते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लियरेंस के चलते भी भारत के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट बार बार रोक दिए जाते हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में। 2017 की सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 89% प्रोजेक्ट ग्रीन क्लियरेंस के चलते डिले हैं। इसके अलावा प्रॉपर प्लानिंग भी ना होने से कई बार प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, जैसे कि कभी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कभी इंजीनियरिंग में, तो कभी टेंडर, ऑर्डर, इक्विपमेंट सप्लाई, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा पेंडेमिक के चलते भी भारत के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। भारत सरकार को कई बार देश में फुल लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन लगाना पड़ा था, जिसके चलते बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं। इसके अलावा भारत में कई प्रोजेक्ट आपस में भी लिंक्ड है, तो अगर एक प्रोजेक्ट डिले होता है तो उससे दूसरा प्रोजेक्ट भी डिले होने लगता है। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट टाइम पे ना कंप्लीट होने से इन्फ्लेशन के चलते एक तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगती है, साथ में भारत की ग्रोथ भी स्लो होने लगती है और साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी भारत से उठने लगता है। पर देखो, ऐसा नहीं है कि भारत में सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट टाइम पे भी कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि सिर्फ 2.5 साल में भारत का न्यू पार्लियामेंट बनके तैयार हो गया। इसके अलावा कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट तो टाइम से पहले भी कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ एरियाज में तो भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रहा है, जैसे कि भारत ने 100 घंटों में 100 किलोमीटर की हाईवे बना दी है। इसके अलावा भारत ने 2022 में 5 दिनों में 75 किलोमीटर की रोड बनाई थी। 2021 में तो भारत ने रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए थे। भारत ने 2.5 किलोमीटर की 4 लेन रोड को 24 घंटों में कंप्लीट किया था।
सोलापुर बीजापुर में 25 किलोमीटर की सिंगल लेन रोड को 24 घंटों में बनाया था। इसके अलावा NH 52 में 25.54 किलोमीटर की सिंगल लेन रोड को 18 घंटों में बनाया था। इसके अलावा जहां अप्रैल 2014 तक भारत में 92,851 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था, वहीं 2022 में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ के 1,51,000 किलोमीटर हो गई है। पिछले 8 सालों में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में 50% की ग्रोथ हुई है। 2021 में तो बीजेपी गवर्नमेंट ने पर डे 36.51 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था और पूरे साल में 13,327 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा 2017 में भारत में 934 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था, जो 2022 में बढ़ के 3,670 किलोमीटर हो गया। देखो, अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो स्पेंड करना ही होगा, पर साथ में प्रोजेक्ट को टाइम पे भी कंप्लीट करना होगा, तभी भारत तेजी से ग्रो कर सकेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, आप मोतीलाल ओसवाल के दोनों इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।